नमस्ते स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देखिए, इसमें पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इंडियन पॉलिटी किसके साथ डील करती है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है इंडियन पॉलिटी डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, साथ के साथ फंक्शनिंग कैसी होनी चाहिए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की, और राइट क्या है सिटीज़न के, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, ये सब कुछ इंडियन पॉलिटी के अंदर आता है। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। ठीक है, सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 में और केम इनटू फोर्स आया 26 जनवरी, मतलब 2 महीने के बाद यह फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 में। ड्राफ्टेड किसने किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के थे वो थे हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो डिफाइन करती है कि गवर्नमेंट की पावर क्या होती है, प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स को, साथ के साथ इंश्योर करती है इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इन सब को। नेक्स्ट आ गया पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। देखिए, इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है हमारे इंडिया में, जो कि बोरो किया गया ब्रिटेन से। इसके अंदर मेनली बात करें तो जो प्रेसिडेंट है हमारे राष्ट्रपति जी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो हैं रियल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूट तो करवाने वाले मेन हमारे प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। हमारे इंडिया में फेडरल सिस्टम होता है। फेडरल सिस्टम मींस द पावर डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन कुछ ऐसी इमरजेंसी की कंडीशन होती हैं जिसमें कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, उससे उसकी पावर थोड़े टाइम के लिए ले ली जाती है या स्थगित कर दी जाती है। तो जितने भी डिसीजन होते हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। उस सिस्टम को बोलते हैं, एक प्रकार से यूनिटरी फीचर है या यूनिटरी सिस्टम है। वो मेनली होता है इमरजेंसी की कंडीशंस में ही। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल जो राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। और वो कौन से, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन है। आर्टिकल 12 से 35, ठीक है, 12 to 35 आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन है। तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स होते हैं, राइट्स टू इक्वालिटी, राइट्स टू फ्रीडम, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और 6th वन इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ठीक है, पहले क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी भी था, लेकिन आजकल ये फंडामेंटल राइट नहीं है। आर्टिकल 300 में इसको लीगल राइट के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक और आर्टिकल है, जैसे वो था 1235 जिसमें फंडामेंटल राइट्स बता दिए। अब उसके बाद 36 से 51, मतलब 36 to 51, इसमें एक प्रकार से कौन से प्रिंसिपल हैं, ये हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल, वो भी स्टेट पॉलिसी के। इनका एम क्या होता था कि इकोनॉमिकल और सोशल जस्टिस दिलाया जाए। देखिए, नेक्स्ट वन इज़ द फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि आर्टिकल 51A में एक्सप्लेन है। इसके अंदर 11 ड्यूटीज़ आती हैं। नेशनल फ्लैग, नेशनल एम्बलम, हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें कोई भी रूल्स और रेगुलेशन को नहीं तोड़ना चाहिए, हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है हमें उन्हें डैमेज नहीं करना चाहिए। इस टाइप की 11 ड्यूटीज़ हैं, वो एक्सप्लेन है आर्टिकल 51A में। ये ऐड की गई 1976 में, याद रखिएगा। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है आर्टिकल 51A में, ये ऐड की गई 1976 में, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत आती है। अब हम बात करेंगे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। लेजिस्लेचर क्या होता है, मेक्स द लॉ। पार्लियामेंट जो होती है वो लॉ को बनाती है, वो लेजिस्लेचर के अंतर्गत आता है। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव, जो कि इम्प्लीमेंट करती है। लॉ बना दिए पार्लियामेंट ने, अब इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूट करने वाले करेंगे। उसमें कौन होते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर, ये सब आते हैं एग्जीक्यूटिव में।
थर्ड वन इज़ द जुडिशरी, जो कि इंटरप्रेट करते हैं लॉ को। जुडिशरी इसमें आएंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब कुछ। उसके बाद जो हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम पे बेस है, जिसमें गवर्नमेंट दैट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, हर सिटीज़न को राइट है कि वो वोट दे। इसमें भी क्या केस आता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, दैट मीन्स जो 18 साल की उम्र का है वह एक प्रकार से क्या है, अपना वोट डाल सकता है अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए। ठीक है कि पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया जो है, जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, इनके टर्म पीरियड क्या है एंड हु इलेक्ट होम, कौन किसको इलेक्ट करता है। तो सबसे पहले आ गए हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि राष्ट्रपति जी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। टर्म पीरियड होता है 5 साल का। इनको इलेक्ट कौन करता है, लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना, वो उनको इलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो भी उनको इलेक्ट करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जो प्रेसिडेंट हैं हमारे, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, हम आम जनता उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते। उसके बाद आइए, उसके बाद आ गए वाइस प्रेसिडेंट, हाँ, जिसे हम उपराष्ट्रपति बोलते हैं। वो क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। उनका भी टर्म पीरियड सेम होता है प्रेसिडेंट जी की तरह, 5 साल का। उनको इलेक्ट कौन करता है, वही मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लेकिन इसमें जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो इन्वॉल्व नहीं होती वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। उसके बाद आ जाइए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, ये रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। इनका जो टर्म पीरियड है वो फिक्स्ड नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो तो कंटिन्यू होते रहते हैं अगर एज लॉन्ग एज वो मेजोरिटी लोकसभा में रहती है तो। ठीक है, अब बात आ गई कि अपॉइंट कौन करता है पीएम, जब वो इलेक्ट नहीं हो रहे हैं तो, लेकिन उनकी अपॉइंट तो होती है। तो यहाँ वर्ड आ रहा है प्रॉपर अपॉइंट, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। याद रखिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर, हमारे राष्ट्रपति जी हमारे प्रधानमंत्री जी को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, लेकिन बट पीएम मस्ट बी द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा, लेकिन लोकसभा की मेजॉरिटी पार्टी के वो लीडर होने चाहिए। उसके बाद देखो गवर्नर, ठीक है, ये क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ अ स्टेट होते हैं। इनका भी टर्म पीरियड एक प्रकार से 5 साल का होता है। हु अपॉइंट द गवर्नर, मतलब गवर्नर को कौन अपॉइंट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट कर रहा है, इन दोनों को सेम अपॉइंट कर रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट, हमारे राष्ट्रपति जी। गवर्नर जो होते हैं वो इलेक्ट नहीं होते, वो सिर्फ अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद आ जाइए सीएम, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, वो क्या होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। उनका कोई फिक्स टर्म नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी क्या है। अब बात आ गई कि हमारे चीफ मिनिस्टर जी को अपॉइंट कौन करता है। बहुत सिंपल है, जो गवर्नर होते हैं ना, उनके पास पावर होती है सीएम को अपॉइंट करने की। ये जो क्वेश्चन है कौन किसको अपॉइंट करता है या इलेक्ट करता है, ये ध्यान से आपको पढ़ना है। मैक्सिमम जो पेपर्स होते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब मैं एक और बात बताना चाहूँगी, मैंने अभी बताया भी था आपको, राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस, लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस, राज्यसभा जो होता है ना वो कहलाता है परमानेंट हाउस। ठीक है ना, अब देखो, लोकसभा को लोअर हाउस बता दिया, रियल पावर हाउस बता दिया, टर्म पीरियड 5 साल का होता है। ठीक है, और अब लोकसभा मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है, भाई लोकसभा है, जनता इलेक्ट करेगी, पीपल ऑफ द इंडिया, और वो भी दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट इलेक्शन, है ना। उसके बाद आ जाइए राज्यसभा, अपर हाउस, परमानेंट हाउस, ये बता दिया। राज्यसभा का टर्म पीरियड ये बिल्कुल डिफरेंट है। राज्यसभा के जो मिनिस्टर्स मेंबर्स होते हैं उनका टर्म पीरियड होता है 6 साल का। ठीक है, लेकिन हर 2-2 साल में 1/3 ऑफ मेंबर वो रिटायर होते रहते हैं। अब राज्यसभा के मेंबर्स को कौन इलेक्ट करता है, उनको इलेक्ट किया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, एंड दिस इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट इलेक्शन। लोकसभा में ओनली डायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट, लेकिन राज्यसभा में ही प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। ठीक है,
अब बात आ गई लोकसभा के स्पीकर्स की। भैया जो स्पीकर होता है ना, वो जो लोकसभा के मेंबर होते हैं ना, उन्हीं में से ही होता है। टर्म पीरियड सेम रहेगा 5 साल का। और उस जो लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट कौन करता है? भाई लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने में से ही उस स्पीकर को इलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हम एक प्रकार से आपको मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, इसको मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट वाली ऑडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो सब डिस्कस करेंगे, क्योंकि वरना ऑडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। आप इसको ध्यान से पढ़िए, रिवाइज कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।